मैं जब नहाने के लिए बाथरूम में जाती थी, ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है, जबकि घर में 16 साल के बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। मुझे विधवा हुए 2 साल हो गए थे। फिर जब नहाकर बाहर आती थी तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। मेरा बेटा भी अपने रूम में पड़ रहा होता था। एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और कमरे में चली गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा, मेरा बेटा एक हाथ में फ़ोन पकड़े और दूसरे हाथ में। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। और मेरी शादी एक हादसा थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खेलती घूम रही थी। मेरी बड़ी बहन उदास थी। शादी के वक्त वह घर से पता नहीं किसके साथ भागी। हमें तब पता चला जब हमने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं है। वहाँ पर शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई है, अभी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभी ये बात बरातियों में नहीं फैली थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर मचा दिया कि चलो वापस चलो। सब लोग समझा रहे थे कि अगर आप वापस चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेंगे। मेरे जीजा ने शायद पहले से ही मुझ पर नज़र रखी हुई थी। फिर उसने कहा, मुझे छोटी बहन का रिश्ता दे दें ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारे भी। इसके बाद लोग जो भी बातें बनाए, कम से कम आपकी बेटी की शादी मुझसे तो हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन पता नहीं क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन उसने सबको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। मेरे जीजा शायद मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने तुरंत ये बात कर दी। उसकी माँ उसे रोक रही थी कि ऐसा मत करो, हमें ऐसे घर से रिश्ता बिल्कुल नहीं करना। जिस घर में एक बेटी भाग गई हो, ना जाने किस तरह के लोग हैं। पता नहीं इन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश कैसे की है। लेकिन मेरे जीजा ने कहा कि मैं इससे ही शादी करूंगा। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। जीजा, जो अब मेरा पति बन चुका था, मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मेरी बड़ी बहन तो भाग गई, लेकिन उसने मेरी जान ले ली। ना जाने वह कहाँ थी, लेकिन मुझे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही भाग कर आई हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वह मुझे ऐसे रखता था जैसे उसने मुझसे लव मैरिज की हो। मैं सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनकर जब अपने पति के पास जाती तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। वह मुझे हंसाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा पति भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती। शादी के पहले ही साल में मैं माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था कि बच्ची की उम्र कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरे पति ने कहा, ये बच्चा नहीं रखेंगे क्योंकि मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर मचा दिया और उसने कहा कि मुझे बच्चे से ज़्यादा अपनी बीवी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तुमने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों को इस घर से निकालना होगा, क्योंकि घर उनके नाम था और मेरे घर में मेरी सासू माँ थी। ससुर अभी इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पति इकलौते वारिस थे। मेरा पति बहुत परेशान रहता था। मेरी तबीयत 9 महीने बहुत ज़्यादा खराब रही। मुश्किल समय पर जब मेरे पति ने पूछा गया कि बीवी को बचाना है कि बच्चे को, तो उसने कहा मेरी बीवी को बचाएं। फिर मेरी सास ने कहा कि बच्चे को बचाएंगे। डॉक्टर का कहना था जो लड़की का पति कहेगा वही होगा और उसी के सिग्नेचर भी होंगे। मेरे पति ने कहा कि बीवी को बचाएं, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी जान भी बच गई और बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई। इसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 3 साल बाद मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे पति के नाम हो गया। मेरा बेटा उस वक्त 4 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने साहिल रखा था। मेरी सास के जाने के बाद मैं और मेरा पति घर में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और 5 साल बाद मेरा पति एक हादसे में चल बसा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरी औलाद उस वक्त 6 साल की थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस तरह इस दुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैंने दोबारा अभी ना तो शादी करने का फैसला किया
मैं बहुत कम उम्र की विधवा बन चुकी थी। माँ बाप ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर इसको पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए ये बेवफाई के जैसा था। मैं अपने पति की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और उसके बाद मेरे पिता भी। जिंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन किसी के पीछे कोई नहीं मरता। मेरे माँ बाप की जायदाद भी मेरे हिस्से में आ गई। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वह सब मेरा हो गया, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था और बड़ी बहन जब से घर से भागी थी किसी को पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। मेरी माँ कहा करती थी कि ना जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। घर से बाहर जाने वाली लड़कियों के साथ ज़माना बहुत बुरा हाल करता है। अगर वह किसी बेटी की माँ बन जाए तो उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सब यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो घर से भाग कर आई थी। मेरी माँ मेरी बहन के लिए मिन्नतें करती, लेकिन मैंने अपने पापा की ज़ुबान से कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं उनकी लाडली बेटी थी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। मेरा बेटा 18 साल का हो गया। घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटा ही रहते थे। मैंने भी माँ बाप की तरफ से मिला हुआ घर बेचकर बाजार में दुकानें ले ली और उन दुकानों के किराए से मेरा घर चलता था। पहले तो किराया बहुत ही कम था और घर चलाना मुश्किल लगता था, लेकिन वक्त के साथ ये लाखों में हो गए। हम दो लोग थे, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं था। बच्चे को स्कूल और उसके बाद कॉलेज में भेजा कि वह पढ़ाई कर सके, इसकी अच्छी नौकरी लग जाए तो मैं एक प्यारी सी बहू ले आऊं। इस खेल की खामोशी खत्म हो जाए। अकेले रहकर अचानक दिल घबराने लगता था। गर्मी का मौसम हो या ठंडी का, मुझे अचानक बहुत गर्मी होने लगती थी, इतनी कि मैं तुरंत नहाने के लिए चली जाती थी। जब तक शरीर पर पानी नहीं गिराती तब तक सुकून नहीं मिलता। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, अपने ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। पहले आपका पति, उसके बाद माँ बाप चले गए, सारी ज़िंदगी बिना हम सफ़र के रहे। जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती तो टेंशन होती है, तो वह इस टेंशन को अच्छी तरीके से जी लेते हैं। वो दुनिया समझती है कि बड़ा मजबूत इंसान है, लेकिन वह टेंशन ले रहा है। कोई आसान काम नहीं होता और वह बाद में इसी तरह किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी के रूप में अपने होने का एहसास दिलाती है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए। गम हम इंसान को मार डालते हैं। यही कारण था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता था और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी। एक दिन बहुत ही अजीब चीज़ हुई। एक रात मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं क्या करती। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था। उसकी छत इतनी छोटी थी कि उसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदान के अंदर झांकना कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया। मैं पूरी तरह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वहाँ कौन हो सकता था? शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से ऐसा ही कुछ हुआ और इस बार तो मैंने किसी की परछाई भी देखी। मैंने जवान बेटे की माँ थी, लेकिन मेरी उम्र 32 साल की थी। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि हमारी नीयत इस कदर खराब हो चुकी है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मुझे शक था कि शायद कोई मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने बेटे के कमरे में गई, लेकिन जब कमरे में गई तो वहाँ पर वह फ़ोन चलाने में लगा हुआ था। उसे मैंने कुछ ना बताया। वह जवान हो गया था और इस बात पर वह गुस्से में आकर कुछ गलत कर सकता था या कोई लड़ाई हो जाती। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। एकदम से खड़ा हो गया। उसने हाथ में डंडा उठा लिया कि कौन हो सकता है। उसने सारे घर
के हर कोने में देख लिया, लेकिन कोई नहीं था। बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। उसने कहा, लगता है आपको कोई वहम हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने उसे बताया कि किसी की परछाई देखी है मैंने, और वह भी किसी मर्द की थी। ये बात नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी, पर वह कौन हो सकता था। ये हरकत मेरे घर में दोबारा हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि होती है तबीयत खराब तो होती रहे, लेकिन मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी। बाथरूम घर के आंगन में था। मेरे बेटे के कमरे में भी एक बाथरूम था, लेकिन वह कमरा तो मेरे बेटे का था। बार बार मैं वहाँ नहीं जा सकती थी कि वह सो रहा होगा। मैं उसकी नींद खराब नहीं कर सकती थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मैंने पहले आसपास अच्छे से चेक कर लिया कि वहाँ कोई है तो नहीं। कोई भी नहीं था। बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई। वह नहाना शुरू कर दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज मैंने केवल परछाई नहीं देखी, बल्कि उसकी कदमों की आवाज़ भी सुनी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुरंत ही बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी, ताकि बाहर जो भी खड़ा है वह मुझे ना देख सके। मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाज़ लगाना शुरू कर दी। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने उसे कहा, तुम जरूर नींद से जागे हुए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। पर वह नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था। वह पहले से ही जागा हुआ था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बैठाया और कहा, आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचती रहती हैं, किस बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा कि मुझे वहम हो रहा है। बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वह ये समझ रहा था कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और उस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इसलिए कि कोई खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान भी बन जाएं। मैं रात को भी और नॉर्मल तरीके से चलती बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं नहा नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स खड़ा है वहाँ से भाग जाए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये मेरा वहम था या सच में बाहर कोई खड़ा था। मैं बाहर निकल कर आई, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं लाइट ऑन की और उस जगह देखा जहाँ मैंने मिट्टी फेंकी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर पैरों के निशान बने थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे घर में कोई था। ये सोचकर मेरा दिल घबराए जा रहा था कि कौन हो सकता है, कौन ये कर रहा था। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। सुबह हुई तो मैंने उस जगह को गौर से देखा। मैंने कदमों के निशान देख लिए, पर पैर का साइज वही लग रहा था, जो शायद मेरे बेटे का होगा। कोई मेरे बेटे की उम्र का था। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोच लिया कि मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक नहीं जाती? ये मेरा घर था। क्या मैं अपने घर में ही डर कर रहती? और अगर वह शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वह कुछ भी कर सकता था। मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूं तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी हुई थी, जो 3 दिन के बाद आकर काम करती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसलिए ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती थी, और खाना मैं खुद ही बना लिया करती थी। एक दिन नौकरानी कमरे में पोछा लगा रही थी। तभी मेरे बेटे ने आकर मिट्टी वाले पाँव जमीन पर रख दिए। उसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की थी। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, अच्छा, जा रहा हूँ, और वह वहाँ से गुजर गया। जब वह जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा कि इसको साफ मत करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि वह पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने हुए थे। मेरे घर में आने वाला चोर और मेरे बेटे के बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे, या फिर वह मेरा बेटा था। मेरा सर अचानक से चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठाया और मेरे बेटे को आवाज़ दी कि जल्दी आइए, आपकी माँ को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे पास ही एक क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमज़ोर हैं,
आप किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहें, दिमाग पर दबाव ना डालें। वहाँ से वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा। उसने काली चादर लपेटा हुआ था और वह एक खंबे की आड़ से मुझे देख रही थी। मुझे ऐसा हुआ कि मैं इसको जानती हूँ, जैसे वह मेरी कुछ लगती है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर ऐसे कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहने लगा, घर चलो, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। मेरा बेटा मेरी फिक्र कर रहा था। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? इस तरह की हरकत करके क्या मिलना था? वही तो मेरा इकलौता बेटा था। मेरा बेटा मेरा मान, मेरी जान था। पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ थी? समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात भी तो मैंने नोट की थी कि घर का दरवाज़ा बंद था, तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता था? और जब भी आधी रात को मैंने अपने बेटे को जगाया कि घर में कोई है, तो मेरा बेटा सो नहीं रहा होता था, बल्कि जाग रहा होता था। और फिर उस मिट्टी पर बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान कैसे आ सकते थे, जैसे जूता मेरा बेटा पहनता था? दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कुछ भी करके इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ना था कि वह कौन है। अब मुझे एक प्लान की ज़रूरत थी और मुझे प्लान के तहत ही चलना था। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। अपने बेटे से बात बात में पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? उसने कहा, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा कि आज तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? तो उसने कहा, आज कोई काम नहीं है, आज मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे नींद आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाकर देखा, मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और ऐसे इशारा दिया जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। जब मुझे लगा कि बाहर वह शख्स आ गया है, तो मैंने एकदम से दरवाज़ा खोला और देखा उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था जो वीडियो बना रहा था। वह मेरे बेटे जैसे कपड़े पहने हुए थे, वो जूते भी वैसे ही थे। मैंने डंडे से उस पर वार किया, वह शख्स वहीं पर गिर गया और मैं फ़ौरन चिल्लाई। और फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे से भाग कर आया और आते ही पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बेटा समझ गया कि मेरी माँ ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से डंडा पकड़ा और इस चोर को कॉलर से पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए बरामदे तक ले आया। लेकिन जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वह कोई मर्द नहीं, वह एक औरत थी। और कौन थी, मैं अच्छी तरह जानती थी। वह मेरी बड़ी बहन थी, जो मेरे बेटे जैसे कपड़े पहनकर, उसी के जूते पहनकर मेरे घर में घुसी थी। वह मेरी गलत वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी बहन को इतने साल बाद देखकर कभी उदास ना होती। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे, मैं इसे माफ़ कर देती, लेकिन इस तरह देखकर मेरा दिल पूरी तरह तड़प उठा। मैंने 16 साल बाद अपनी बड़ी बहन को देखा था, उस बहन को जिसको मैंने हमेशा से ही बहुत प्यार किया था। बचपन में इसके साथ खेलती थी, अपने दिल की बातें किया करती थी। आज इसको एक गंदी हरकत करते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। वह ये सब कुछ क्यों करना चाहती थी? मेरा बेटा इसको नहीं जानता था। इससे पहले कि मेरा बेटा इस पर हाथ उठा देता, मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि ये तुम्हारी मौसी है। वह हैरान रह गया। जिस औरत को उस दिन मैंने काली चादर में देखा, शायद वह मेरी बहन थी, जो उस दिन भी मुझ पर नज़र रख रही थी। इसकी हालत बहुत बुरी थी, वह बहुत कमज़ोर लग रही थी, हालांकि वह मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? लेकिन वह ऐसे बोली जैसे मुझे खा जाएगी। वह कहने लगी, बस बस, बड़ी आई मेरा हाल की फिक्र करने वाली। माँ पापा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मेरी जगह बैठ गई। मेरे होने वाले पति से शादी कर ली, उसका घर भी ले लिया और माँ बाप की सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली। मेरा नाम होने वाला पति पहले से ही तुम पर मर मिटा था, ये तो मुझे पहले से ही पता था, तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम अकेले ही सब कुछ खाना चाहती हो। अगर मैं तुमसे ये सब कुछ मांगती तो तुम मुझे कभी नहीं देती।
पापा ने तो पहले ही मुझे मेरे हिस्से से निकाल दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी। ये करती तो कैसे करती? तुम्हारे पास वैसे भी मेरे कुछ नहीं था, लेकिन इज्जत तो थी। 18 साल के बेटे की माँ बन गई हो तो क्या हुआ, अभी भी तुम जवान औरत ही हो। तुम्हारी कोई वीडियो बनाकर फिर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हें जलील करना चाहती थी। मैं आराम से बैठने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरह बोल रही थी, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी बात करती, कभी हंसती और कभी रोना शुरू कर देती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं समझ रही थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। वह नॉर्मल नहीं थी, वह बेहोश हो गई। हमने उसे कमरे में रखा, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। ऐसा लगता था कि 2 महीने से नहाई नहीं थी, शायद इसीलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि शायद उसके पास जूते नहीं होंगे। वह सुबह उठी तब भी वह हमारे साथ काबू नहीं आ रही थी, ना ही खाना खा रही थी, ना ही कुछ और। वह तो मुझे हाथ भी उठाने लगी थी। हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर बहुत सी बात पता चली। उसके पास जो फ़ोन था वह भी चोरी का था। मेरी बहन दिमाग की मरीज बन चुकी थी, वह अपने बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके फ़ोन में किसी औरत का नंबर था जिसको हमने कॉल की। हमने उसको बुलाया क्योंकि वह भी मेरी बहन को ढूंढ रही थी। वह मेरी बहन के पति की बहन थी। लड़की हमसे मिलने हमारे घर आई और हम बहन को भी वापस घर ले आए। उसने बताया ये लड़की हमारे खानदान में भागकर आई थी, इसलिए सब ने इसको बहुत बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। भगवान ने इसको एक बेटी दी, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते बाद ही दुनिया से चली गई। इसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली। ये घर में पड़ी रहती थी, इसको कोई नहीं बुलाता था। एक मैं ही इसका ख्याल रखती थी क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता था। इसी तरह साल गुजर गए। अपनी ज़िंदगी उसने ऐसे ही गुजारी है, पागलों की तरह, और हमारे घर में भाग गई। कभी हमारे घर आती थी और कभी ऐसे गायब हो जाती थी कि किसी को पता नहीं चलता था कि कहाँ गई है। इसकी हालत बहुत बुरी है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, ये बहुत शर्मिंदा थी। इसको ये भी नहीं पता इसके माँ बाप की दुनिया में कब गए। मुझे अपनी बहन को बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया था उसे सज़ा उससे ज़्यादा ही मिल रही थी। मैंने अपनी बहन का इलाज कराना शुरू कर दिया। उसे ऐसे ही बीमार हो गई थी जिसमें उसे लगता था कि सब उसके दुश्मन हैं और वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वह ठीक हो सकती है, इसका इलाज करवाए। तो मैंने उस पर मेहनत की, उसको प्यार दिया। धीरे धीरे वह एक नॉर्मल इंसान बन गई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई और फिर हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।